हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अरीशा खान है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और एक अनकंफर्टेबल डिजीज के बारे में जिसको कहते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। आज हम बात करेंगे कि GERD होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, ये किन लोगों में बहुत कॉमनली पाया जाता है और इसके लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। और साथ में ही हम जानेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि GERD के केस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। GERD होता क्या है? तो जैसे कि नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। रिफ्लक्स का मतलब होता है कि उल्टा वापस आना। गैस्ट्रोइसोफेजियल का मतलब होता है स्टमक से ईसोफेगस में आना। ईसोफेगस जो है वो हमारा फूड पाइप होता है, उसके नीचे हमारा गैस्ट्रिक पार्ट होता है, दैट इज स्टमक। तो जो हमारा पेट का पार्ट होता है उसके चारों तरफ एसिड होता है जो कि फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है। किसी भी वजह से अगर वो एसिड जो है वापस ईसोफेगस में वापस आने लगे, यानी कि आपका स्टमक नीचे है और आपका ये फूड पाइप ये है, किसी भी वजह से कोई भी आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपको कोई भी किसी भी तरह का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपका जो एसिड है जो कि स्टमक में है वो रिवर्स बैक आके ऊपर की तरफ आपके फूड पाइप में आने लगे, तो उसमें क्या होता है कि जो एसिड है वो ऊपर की तरफ जब आएगा तो आपको जलन महसूस होगी, एसिड रिफ्लक्स होगा, एसिडिटी फील होगी, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, सीने में जलन होगी और कई बार ऐसे सिम्टम्स भी आ जाते हैं कि पेशेंट को लगता है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, बट बाद में पता चलता है कि बाकी सारे टेस्ट के बाद कि वो रिफ्लक्स डिसऑर्डर है। तो इसको बोलते हैं हम GERD। अब हम जानते हैं कि इसके कॉजेस क्या होते हैं। तो अब हम बात करेंगे GERD के कॉजेस के बारे में। नंबर 1 कॉज, आपकी जो लोअर ईसोफेजियल इंस्फिक्टर है उसका वीक हो जाना। लोअर ईसोफेजियल इंस्फिक्टर क्या होता है? जो आपका फूड पाइप है और नीचे आपका स्टमक होता है, तो जो फूड पाइप और स्टमक को बीच में एक जंक्शन है जो कि जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल इंस्फिक्टर, यानी कि ईसोफेगस का निचला पार्ट जो कि स्टमक से जुड़ता है। तो ऐसे पार्ट में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो स्टमक का एसिड है वो वापस आपके फूड पाइप में आने लगता है। एक नैरो पार्ट होता है जो कि आपके स्टमक के एसिड को वापस फूड पाइप में आने से रोकता है, लेकिन अगर यही पार्ट आपका ढीला हो जाए तो आपके बाकी जो स्टमक का एसिड है वो वापस आने लगेगा फूड पाइप में। तो अगर LES वीक हो गया, आपका ढीला हो गया, तो भी आपको GERD की शिकायत हो सकती है। दूसरा जो सबसे कॉमन कॉज है वो है ओवर ईटिंग, यानी कि आप लोग इतना ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो या इतना ज्यादा आप स्पाइसी फूड खा लोगे जो कि आपके स्टमक के एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो जब आपके स्टमक का एसिड का प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा होने लगेगा तो वो वहां ओवरफ्लो होने की वजह से वापस आने लगेगा। तो जब वो वापस आने लगेगा ईसोफेगस में, तो ये भी बहुत बड़ा कॉमन रीजन होता है आपके एसिड रिफ्लक्स का। अगर बार बार आपको एसिड रिफ्लक्स की शिकायत होती रही तो ये आपका GERD में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा जो सबसे कॉमन कॉज है वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका जो स्टमक का पार्ट है वो कंप्रेस होता है, बिकॉज आपका यूट्रस जो है उसका साइज बड़ा होता है, प्लस आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से भी आपको एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा कॉमनली होता है। तो प्रेगनेंसी में भी GERD बहुत कॉमनली देखा जाता है। बट ये है कि अगर आप प्रॉपर वॉक ले रहे हो, मील टाइम से ले रहे हो, छोटे छोटे पोर्शन में आप प्रेगनेंसी में मील ले रहे हो, तो आप GERD की शिकायत से बच सकते हैं। एक और जो कॉज है वो है ओबेसिटी। अगर आपका मोटापा बहुत ज्यादा है, पेट पे बहुत ज्यादा मोटापा है, तो भी आपके जो एसिड रिफ्लक्स है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिफ्थ कॉज जो है वो है आपका लेट नाइट मील लेना। अगर आप डिनर बहुत ज्यादा लेट करते हो तो ऑब्वियसली अगर आप लेट खा रहे हो तो आप जल्दी सोने चले जाओगे। तो अक्सर ये देखा गया है कि खाने के बाद जो लोग फौरन लेट जाते हैं उनमें भी ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि जो लोग खाने के बाद किसी वजह से अगर उन्हें लेटने की जरूरत पड़ रही है, या जो बेड रिडन लोग हैं, उनको थोड़ा सा अपना सर ऊंचा करके लेटना चाहिए ताकि जो आपके स्टमक का एसिड है या स्टमक जो भी स्टमक का कंटेंट है वो आपका वापस रिफ्लक्स होके ईसोफेगस में ना आए। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि GERD के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। GERD का सबसे पहला कॉमन सिम्टम है जो कि सबको ही पता है, वो है एसिडिटी। बहुत ज्यादा एसिडिटी की शिकायत होना, एसिडिटी इस कदर होना कि आपके थ्रोट तक आना। नॉर्मली एसिडिटी आपके चेस्ट रीजन में होती है। घबराहट महसूस होना, उल्टी सा लगना, जी मतलाना। एक और जो सबसे कॉमनली देखा जा रहा है, आजकल बहुत ज्यादा देखा जाता है ये, कि ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा ड्राई कॉफ रहता है। शिकायत आती है कि खांसी बहुत ज्यादा है, ड्राई कॉफ बहुत ज्यादा है। हमको शक होता है, एज अ डॉक्टर हम लोग सारे जांचें करवाते हैं, शक होता है कि कहीं लैरिंजाइटिस तो नहीं है, फेरिंजाइटिस तो नहीं है,
या कोई और दिक्कत तो नहीं है। बाद में पता चलता है कि ये GERD की वजह से इसको लगातार खांसी होने की शिकायत है। ये थे GERD के सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे कि अगर हमने GERD को टाइम से ट्रीट नहीं करा तो आगे जाके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी है आप उसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हो, क्योंकि कोई भी बीमारी आपको लंबे समय तक एज इट इज तो नहीं रहेगी, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्लिकेट करेगी या किसी और बीमारी में कन्वर्ट होगी। इसलिए अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी सिम्टम है, उसको लाइटली ना लें और उसको ट्रीट जरूर करें। अब हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। पहला कॉम्प्लिकेशन तो GERD का ये है कि आपके इसोफेगस में अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बार बार जो स्टमक का एसिड है बार बार आपके इसोफेगस में आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो इसोफेगस की लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगा ही, तो इसलिए इसोफेगस में अल्सर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वो है आपका इसोफेगस की लाइनिंग का जो आपकी लाइनिंग है उसका चेंज हो जाना, जिसको हम बोलते हैं बैरेट इसोफेगस। बैरेट इसोफेगस जो है वो होता है कि जो आपका इसोफेगस नॉर्मल जिस सेल से बना होता है, बार बार एसिडिटी की वजह से जो इसोफेगस के सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे सेल्स में, तो जिसकी वजह से इसोफेगस की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, और ये एक प्री कैंसरस कंडीशन भी होती है। वैसे तो ये मतलब कैंसरस नहीं होती है, लेकिन ये प्री कैंसरस होती है, यानी कि बहुत चांसेस होते हैं कि अगर आपकी इसोफेगस की लाइनिंग चेंज हो गई है, यानी कि वो बैरेट इसोफेगस में कन्वर्ट हो गया है, तो बहुत चांसेस है कि आगे जाके आपको इसोफेजियल कैंसर हो सकता है। तो इसलिए GERD या एसिड रिफ्लक्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि GERD के केस में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट्स भी बताती हूँ जो कि GERD के केस में हेल्पफुल होती हैं। तो जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उसका नाम है रोबेनिया, जिसको हम नॉर्मली येलो लोकस्ट भी बोलते हैं, जिसका मेन एक्शन जो है वो आपकी GIT में ही होता है। तो रोबेनिया का मेन काम होता है ऐसे केसेस में जब आपको हाइपर एसिडिटी होती है। रोबेनिया का मेन एक्शन ही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे होता है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है, आपको बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आ रही हैं, या आपको कोई भी एसिड रिलेटेड इशू है, तो आप इस मेडिसिन को बहुत ही सेफली यूज कर सकते हैं। रोबेनिया को हम कब कब यूज कर सकते हैं? अगर आपको बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आ रही हैं, आपको बहुत ज्यादा सीने में जलन हो रही है, आपको जी मतला रहा है, उल्टी हो रही है, और स्पेशली अगर ये सारे सिम्टम अगर आपको रात में हो रहे हैं, तो इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि पेशेंट जो है वो दिन भर में जो भी खाते हैं उनको रात में एसिडिटी होती है, या जब वो लेटने जा रहे होते हैं तब उनको एसिडिटी होती है। रोबेनिया के केस में जो पेशेंट होता है उसको लेटने के बाद ज्यादा दिक्कत होने लगती है, रात में जब वो सोने जाता है तब उसको दिक्कत होने लगती है, तब हम ये मेडिसिन देते हैं। प्लस अगर आपको एसिडिटी की वजह से सर में दर्द होने लगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि एसिडिटी की वजह से फ्रंटल हेडेक होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक हेडेक भी बोलते हैं। अगर आपको गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से सर में दर्द होता है, तो भी ये मेडिसिन बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ये मेडिसिन बच्चों के केस में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। बच्चों को भी बहुत ज्यादा, बच्चे एक्सप्रेस तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा कभी फास्ट फूड खा लेते हैं या बहुत ज्यादा मीठा खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको सीने में जलन होती है, उनको उल्टी लगती है, तो भी हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एसिडिटी के साथ साथ ब्लोटिंग हो रही है, आपके पेट में बहुत ज्यादा फूलापन महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पेट है वो बहुत ज्यादा ब्लोटेड है, बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है एसिडिटी की वजह से, तो भी इस दवा का हम इस्तेमाल करते हैं। रोबेनिया की जो मोडालिटीज हैं वो ये है कि आपको अगर एसिडिटी रात के वक्त हो रही है, खाने के फौरन बाद हो रही है, और आपको सोते समय बहुत ज्यादा आपको बीच में उठना पड़ रहा है एसिडिटी की वजह से, खट्टी डकारें आ रही हैं, हर वक्त खट्टा खट्टा लग रहा है, जलन हो रही है इस वाले पोर्शन में, क्योंकि आपको एसिड की वजह से ये वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा सोरनेस हो रही है इसमें, तो हम इस मेडिसिन को देते हैं। और आपको आराम होता है उल्टी करके, यानी कि ऐसा पेशेंट कहता है कि नहीं, मुझे एसिडिटी में आराम नहीं होगा जब तक मैं उंगली डाल के उल्टी को इंड्यूस ना कर दूं। तो ऐसे पेशेंट अक्सर क्या करते हैं कि जबरदस्ती उंगली डाल के उल्टी कर देते हैं ताकि उनकी एसिडिटी में राहत हो जाए। इसकी पोटेंसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपके जो एसिडिटी की सिम्टम है वो ज्यादा लंबे समय से नहीं है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते या फिर 1-2 दिन से हो रहे हैं, तो हम रोबेनिया की 30 पोटेंसी यूज करेंगे। आपको 2-2 ड्रॉप आधे कप नॉर्मल पानी में सुबह शाम लेनी है। जब आपको एसिडिटी खत्म हो जाए तो आप मेडिसिन को रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक कंडीशन है, यानी कि अगर आपको ये परेशानी रहती ही है 6 महीने से 1 साल से, कि आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी खट्टा खा रहे हो, एसिडिटी हो रही है, रात में लेटने जा रहे हो, रोज एसिडिटी हो रही है, थोड़ा भी मीठा खा रहे हो, एसिडिटी हो रही है,
तो आप इसकी 200 पोटेंसी यूज करेंगे। तो 2 ड्रॉप आपको दिन में एक बार लेनी है। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 2 ड्रॉप आप आधे कप नॉर्मल पानी में लेके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 1 महीने तक। इसके जो लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट है जो कि मैं एडवाइस करूंगी वो है कि आपको ऑयली स्पाइसी फूड से थोड़ा परहेज रखना है, मैदे की चीज़ों से ज़्यादा परहेज रखना है, जैसे बिस्किट्स हो गए, ब्रेड्स हो गई, जो नमकीन हो गई, ये सारा मैदा है, तो मैदे से बहुत ज़्यादा बचना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैदा जो है वो सबसे ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन करता है। मैदे को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से GERD बहुत ज़्यादा कॉमनली हो जाता है। प्लस आपको रात के समय कोशिश करना है कि 4 से 5 घंटे पहले आप खाना खाएं और गैप होना चाहिए। जैसे GERD के पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि रात के 6-7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, और अगर आपको तब भी आराम नहीं मिलता है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, कि आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ऐसे सिलेक्ट करके रखें जिसमें आपको फास्टिंग करनी है। इसमें एक और जो मैं एडवाइस करती हूँ वो मीठे का परहेज, मीठी चीज़ों का परहेज आपको बहुत ज़्यादा करना है। कुछ लोगों का मैंने देखा है कि रिफाइंड शुगर को गुड़ से रिप्लेस करते हैं, तो मैं उन लोग को भी मना करूंगी कि मीठा का मतलब है मीठी चीज़ें नहीं लेनी है, बीट एनीथिंग। इवन ये देखा गया है कि कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं GERD को, यानी कि एसिड रिफ्लक्स को। तो इसलिए हमें ऐसी मीठी कोई भी चीज़ अवॉइड करनी है, क्योंकि मीठा जो है वो अक्सर एसिडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। आप अगर थोड़े से ओबीज हैं तो वेट लॉस करिए, आप अगर हाइड्रेशन अच्छा नहीं लेते हैं तो हाइड्रेशन अच्छा लीजिए। तो ये थे हमारे लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट। और आपको खाना क्या है, फ्रेश फ्रूट्स खाइए और नॉर्मल हल्का खाना खाइए। खाने को छोटे छोटे पोर्शन में बांट के खाइए, ये नहीं कि आपने 2 मील लिए पूरे दिन में और वही बहुत ओवर ईटिंग कर ली। खाने को छोटे छोटे पोर्शन में लेके खाइए, और आप वॉक करिए, और थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम लीजिए। स्ट्रेस अगर आपको है तो भी एसिडिटी और GERD बहुत कॉमनली पाया जाता है। आपका माइंड और पेट बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो भी एसिड रिफ्लक्स पाया जाता है, तो इसलिए स्ट्रेस कम लेना है। खुश रहिए और अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, दिस इज ऑल अबाउट GERD। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।